टेम्पल के बॉक्स को नंबर 1 देना है और उसको पहले लोड करना है। और जब अनलोडिंग का वक्त आएगा तभी भी आपको चप्पल निकाल के हाथ पैर धो के वो जो टेम्पल है उसको पहले घर में जाके रखना है, उसके बाद में बाकी सब जो मटेरियल है उसको अनलोड करना है। इस तरीके से सिंपल सिंपल चीजों को लेके आज उन्होंने 2000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट का एक बिजनेस रखा है और वहां पे 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। 140 से भी ज्यादा उनकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में है और उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बट एक वैल्यू बेस्ड बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में शुरू किया है। इसी के साथ में जब हम एमसीएल में बात करते हैं तो डे 1 से जब एमसीएल प्रस्तापित हुई तो वो एक वैल्यूज के साथ में हमने उसकी प्रस्तावना जो है या प्रस्तापित किया है। और जब भी आप अगर गौर से देखते हैं तो हर एक गैदरिंग से पहले, हर एक मीटिंग में पहले हम हमारी कोर वैल्यूज, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लिखा गया है और वो हम पढ़ते हैं, वो इसलिए कि हम अपने हर तालुका, हर गांव, हर सदस्य में उसका अनुकरण देखें। और इसी वैल्यूज, इसी बिजनेस और इसी रिवॉल्यूशन का जिसने नींव रखी है, अभी मैं वो उसी व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी, धन अंदर धन हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर का यानी एमसीएल परिवार और घर का परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, किसी भी देश का जो विकास है, तरक्की है, उन्नति है, उसका जो इंडेक्स है उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस विकास के इस इंडेक्स के 3 पहलू हैं। एक है कि आपके देश की जनता कितनी स्वस्थ है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा है कि आपके देश की जनता का एजुकेशन स्तर कैसा है। और तीसरा ऑफ कोर्स आपके देश के उत्पन्न या इनकम कितनी है। लेकिन ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है। अगर इनकम कम है तो वहां के बच्चे एजुकेशन से ज्यादा ये सोचते हैं कि कैसे मैं जल्द से जल्द कमाने लगूं। लेकिन अगर इनकम अच्छी है तो उसके साथ स्वास्थ्य को भी हम लोग बहुत अच्छा सेंटर, बहुत अच्छा केयर रख सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है और स्वास्थ्य अच्छा होता है। आज जिस पहलू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है देश का इनकम। अब इस देश के इनकम के लिए भी एक नाम है, एक संज्ञा है जिसका नाम है जीडीपी, जिसका नाम है सकल घरेलू उत्पादन। हमारे देश में जो भी वस्तुओं का और सेवाओं का निर्माण होता है एक साल में, उसे कहते हैं जीडीपी। हर देश ये चाहता है कि उनका जीडीपी, उनका उत्पन्न, जैसे हम लोग सभी सोचते हैं कि हमारी आय ज्यादा से ज्यादा बढ़े, हर साल बढ़े। तो ये आय, ये इनकम, ये जीडीपी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो ये डिपेंडेंट है व्यापार के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर, जो 2 देशों के बीच में होता है। और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो वो है एक्सपोर्ट। यानी हमारे देश में जो वस्तुएं और जो सेवा का निर्माण होता है वो कितने देश को आप बेचते हो। एक्सपोर्ट यानी हमारे देश की चीज दूसरे देश में आप उसको देना, एक्सपोर्ट। और इस वस्तुओं को देके हमें पैसे मिलते हैं। और इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे देश में हम लोग बाहर से मंगाते हैं और उनको पैसा प्रदान करते हैं। तो किसी भी देश की जीडीपी डिपेंड होती है इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, यानी आयात और निर्यात के ऊपर। हर देश ये कोशिश करता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं और हमारे जो खर्चे हैं, जो आयात को हमें देने पड़ते हैं वो कम हो, तो हमारा आयात कम हो। तो इसी के साथ शुरू होता है ट्रेड, व्यापार। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस पूरे व्यापार की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य लगभग 20 लाख साल से 25 लाख साल पहले ऐसे कुछ पीरियड में उसकी शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसकी जो संस्कृति है, सभ्यता, उसकी शुरुआत हुई 6000 साल से। तो इस 6000 सालों से लेकर 25 लाख सालों तक इन पूरे दौरान आदमी
जानवर जैसे ही था, बाकी के जानवर पशु जैसे होते वैसे ही था। तो क्या चीज थी कि जिसकी वजह से मनुष्य एक जगह रह के बस्ती करने लगा, और वो थी एग्रीकल्चर, वो थी खेती बाड़ी। दोस्तों एक खेती बाड़ी थी जिसकी वजह से, जैसे उसने खोज की लगभग 40,000 साल पहले इसकी खोज हुई धीरे धीरे करके, और जिस दिन से वो जिस कालखंड से ये पूरी सभ्यता बन गई, वो हम 6,000 साल उसे कहते हैं। तो ये खेती थी जिसकी वजह से मनुष्य एक जगह बस्ती करने लगा, और फिर धीरे धीरे करके इस बस्ती का गांव बन गया। और ये गांव पहले से ही पूरे सभी चीजों में सेल्फ सफिशिएंट था, आत्मनिर्भर था। इस गांव में जो भी लोग रहते थे, मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा करके लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उसके साथ मनुष्य को जो भी चीजें लगते थे, वस्त्र लगते थे, उपकरण लगते थे, औजार लगते थे, या मेटल्स की कुछ चीजें लगती थी, पहनने के लिए चप्पल लगते थे, तो ये तैयार करने के लिए अलग अलग लोग तैयार हो गए, अलग अलग समुदाय तैयार। और ये समुदाय, ये सभी लोग एक दूसरे की जो जरूरत है उसको पूरी तरह से उसको पूरा करते थे। तो इस तरह से हर गांव, शुरुआत में हर गांव अपने आप में स्वयं पूर्ण था। और इस गांव के जो जरूरतें थी, वो उस जरूरत के अनुसार वहां के अलग अलग समाज का निर्माण हुआ, और वो उस एक कार्य, उस चीज में वो एक्सपर्ट बनते गए। और हमने हमने हजारों सालों से देखा है कि गांव में ये बलूतेदार अलूतेदार ऐसी सिस्टम थी। ये बलूतेदार यानी क्या, 12 बलूतेदार, यानी वही ये 12 अलग अलग सवर, अलग अलग कम्युनिटीज जो उस अलग अलग ट्रेड में वो माहिर होती थी, और वो गांव की जो जरूरत है उसको पूरी तरह से पूरा करती थी। अभी इन दोनों के बीच में पहले शुरू हुआ व्यापार। तो व्यापार की जो शुरुआत है ये गांव में इन दो लोगों के बीच हो गई। और वो जो विनिमय था, वो जो व्यापार था, वो व्यापार कैसे होता था? तो व्यापार पैसों के साथ नहीं होता था, तो वो वस्तु के साथ होता था। उसे कहते हैं बार्टर, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। यानी अगर मैं धान तैयार कर रहा हूं तो मैं आपको धान दूंगा, और आप अगर लोहे की कुछ चीज कर रहे हो तो वो लोहे की चीज आप मुझे दोगे। तो इस तरह से हजारों सालों से ये बार्टर सिस्टम गांव में चलता आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे इस गांव का रूपांतर शहरों में हो गया, और ये व्यापार दो शहरों के बीच में होने लगा। अभी दो शहरों के बीच में ऐसे था कि कुछ शहरों में कोई चीजें बेहतर थी, और दूसरे शहरों में कोई दूसरी चीज बेहतर थी। तो इन दोनों के बीच में भी ये व्यापार की शुरुआत हुई, और ऐसे ही चलते चलते फिर हो गया इस व्यापार की शुरुआत दो सभ्यताओं में, दो देशों में, और उसी को कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इस तरह इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत हुई। दोस्तों ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ, इसकी पहली शुरुआत, जैसे हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में हर गांव, हर कस्बा अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से तैयार था, आत्मनिर्भर था। तो सबसे पहले जब ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत हुई, ये हुई लग्जरियस आइटम के लिए। ये ऐसे आइटम के लिए जो शौक के लिए, चैन के लिए जो जरूरी होती है। तो ऐसे आइटम्स के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत हुई। और उसमें क्या था? तो उसमें थे वस्त्र, उसमें थे गहने, उसमें प्रेशियस मेटल्स, और उसमें थे मसाले। दोस्तों लेकिन इस व्यापार के साथ सिर्फ उस वस्तुओं का लेन देन नहीं हुआ, उस वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं हुआ। तो आदान प्रदान, लेन देन हुई सभ्यता की, लेन देन हुई संस्कृति की, लेन देन हुई बोली भाषा की, लेन देन हुई नॉलेज की, लेन देन हुई टेक्नोलॉजी की। तो ये जो व्यापार है, ये व्यापार सिर्फ वस्तु के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा इतिहास देखोगे, आज के तारीख में भी अगर आप देखोगे, तो किसी भी देश में अलग अलग तरह के दिखने वाले लोग आपको नजर आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इनिशियली बहुत सिर्फ मंगोलियन, निग्रोज, ऐसे सिर्फ 4 ही जमाती थी जो मनुष्य की थी। लेकिन आज आप देखोगे तो हर यानी इंडियंस को देखेंगे तो हर जगह आपको इंडियंस दिखाई देंगे, हर तरह दिखने वाले लोग यहाँ वहां है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी कई सारे ऐसे लोग जो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन आज अभी हमारे संस्कृति का हजारों सालों से हिस्सा बन गए। तो ये सभी, यहाँ तक कि धर्म भी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह गए, इस सबके पीछे है व्यापार। ये जो पूरी संस्कृति का ये पूरा इतिहास आज हम लोग देखते हैं, हर चीज के पीछे जिसकी शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी व्यापार से। दोस्तों कुछ ऐसे व्यापार है जिन्होंने जो प्राचीन काल में शुरुआत हुई,
और जिन्होंने आने वाले दिनों में पूरे दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जो व्यापार था वो था सिल्क का, रेशम का। रेशम यानी सिल्क रूट, यानी इस रेशम का व्यापार करने वाला जो मार्ग है, ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। दोस्तों ये उन दिनों चाइना में, प्राचीन दिनों से ही चाइना और भारत ये रेशम उत्पादन करने वाले सबसे बड़े देश है। चाइना सबसे बड़ा देश तब भी था और आज भी है। चाइना से ये जो व्यापार है रेशम का, ये चाइना से निकल के यूरोप तक ये चलता था। और ये पूरे चलने के लिए एक मार्ग का निर्माण किया गया जिसे सिल्क रूट कहते हैं। इस रूट के दौरान, इस रूट के ऊपर ना जाने कितने सारे गांव शहरें चालू हो गए। जैसे ये संस्कृति चालू हुई तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक जगह पे अगर 50-50, 100 किलोमीटर के बीच में आपको बोली भाषा, आपको उनकी देह बोली बहुत अलग अलग, वो ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा। सिल्क रूट पे ऐसे कई सारे दिखाई देते हैं। दूसरा जो मार्ग है, दूसरा जो व्यापार है जिससे बहुत बड़ा बदलाव हुआ इतिहास में, वो है स्पाइस यानी मसाले का व्यापार, मसालों का मार्ग। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन प्राचीन दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में अगर कोई चीज थी वो थे मसाले। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इन मसालों के लिए युद्ध हुए हैं। जितने भी यूरोपियंस उस टाइम के, जिन्होंने बहुत सारे व्यापार करके पैसे कमाए, वो मसालों से कमाए। इस मसालों के लिए देशों ने, यूरोप देशों ने बाहर जाके कॉलोनीज तैयार की। यह कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस मसालों के लिए निकला था और वो उसे अमेरिका का उसने खोज किया। इतने जरूरी, इतने इंपॉर्टेंट थे मसाले। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट रूट है, व्यापार है, वो है इंसेंस, वो है अत्तर। अरब लोग इस अत्तर को निर्माण करते थे और इस अत्तर को फिर बाकी सही देशों में देते थे। और इस अत्तर के लिए फिर उन्होंने ऊंट को, उनका जो डोमेस्टिकेशन शुरुआत हुई, पालना उसको शुरुआत हुई, वो इस व्यापार से शुरुआत हुई। नेक्स्ट है अंबर। अंबर यानी वनस्पति से निकला हुआ ऐसा स्त्राव, ऐसी गोंद कि जो आगे बन के इतनी इतनी सख्त हो जाती है कि वो पत्थर बन जाती है। और इस पत्थर को आप जैसे हीरे मोती जैसे आप इसको ऑर्नामेंट से, आभूषण में इस्तेमाल करते हो। और इसके कई सारे मेडिसिनल पर्पस भी है। यूरोप में बाल्टिक जो रीजन है, वहां इस अंबर का बहुत सारा उत्पादन होता था और पूरी दुनिया में इसका भी व्यापार होता था। और उससे भी वे अंबर को लेके कई सारे रोड्स डेवलप हुए। और जैसे मैंने कहा कि हर रोड के यहाँ वहां संस्कृति, गांव, शहर तैयार हुए हैं। और एक व्यापार है टी हॉर्स, यानी आप मुझे चाय दो मैं आपको घोड़े दूंगा या अलग। और यह व्यापार था चाइना और भारत में। नेक्स्ट है सॉल्ट रूट, यानी ऐसी भी जगह थी कि जहां उनके पास नमक नहीं था, तो कुछ व्यापारी ऐसे थे कि जहां नमक मिलता था वहां से नमक लेते थे और जहां नमक की जरूरत है उनको नमक देते थे। जर्मनी में ये सब हो रहा था और इसे सॉल्ट रूट ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांस सहारन। दोस्तों सहारा का जो रेगिस्तान है, वहां पे एक बहुत बड़ा एक व्यापार का मार्ग तैयार हुआ। अरब लोगों ने जो भी चीज बनाई थी वो ईस्ट अफ्रीका से लेके वेस्ट अफ्रीका तक वो उनको देते थे। और ये जो रोड, ये जो मार्ग, ये जो व्यापार हुआ, उसके ये कहा जाता है कि अरब से जो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई और पूरे अफ्रीका में जो फैल गया, उसका कारण था ये ट्रांस सहारन ट्रेड। जो अरेबिक लैंग्वेज है वो आज आपको कुछ अफ्रीकन देशों में जो बोली जाती है थोड़ी सी चेंज, उसका भी कारण है ये ट्रांस सहारन रूट। नेक्स्ट जो रूट है वो है टीन रूट, यानी मनुष्य ने जब शुरुआत की तभी एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए वो पत्थर के उपकरण या पत्थर के शस्त्र बना रहा था। उसे हम लोग कहते हैं अश्म युग। उसके बाद एक युग आया, उसे कहते हैं ताम्र युग या ब्रॉन्ज एज। उसमें इस ब्रॉन्ज की यानी ये जो मेटल धातु, उसकी पहली खोज हुई और इस धातु से बनाए हुए जो उपकरण है, शस्त्र है, उसका उपयोग होता रहा। और इस पूरे युग को कहते हैं ब्रॉन्ज एज। और इसको लेके कई सारे रास्ते तैयार हुए, व्यापार तैयार हुए, उसे ब्रॉन्ज एज में। और उस रूट को टीन रूट कहा जाता है। यानी ब्रॉन्ज यानी पीतल और एक टीन, आप जानते हैं कि टीन करके एक मेटल है जो उससे निकलता है।
इसके आगे और इस ब्रॉन्ज एज के बाद जो युग आया वो था लोह युग, जब इंसान को लोह के बारे में पता चला और बाकी सभी चीजें फिर लोह की बनने लगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे रूट्स है कि जिन्होंने आने वाले दिनों में पूरे दुनिया का इतिहास बदल के रख दिया। अभी हम अपने देश के व्यापार की बात करेंगे, इसका इतिहास देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरी सभ्यता जब से चालू है, जब से ये देश है, तब से लेके आज तक जितना भी पीरियड है, 90% ऑफ द टाइम भारत दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 इकोनॉमी था। भारत दुनिया के लिए 25% से लेके 40% तक इतना जीडीपी, इतना दुनिया का उत्पन्न तैयार कर रहा था। यानी ये आपको सुन के हैरान होगे कि आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो जो ऐसे देश है कि जिनका बहुत ज्यादा जीडीपी है, बहुत ज्यादा उत्पन्न है, और बाकी के ऐसे देश है कि जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं था उस टाइम में। ये पूरा 90% का टाइम एक भारत एक तरफ और बाकी की दुनिया एक तरफ, इतना बड़ा रोल, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा जीडीपी अकेले भारत का था। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं प्राचीन काल से। हमारे प्राचीन काल की शुरुआत होती है सिंधु घाटी की सभ्यता से। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता वो दुनिया में से जो पहले जिस सभ्यता की शुरुआत हुई, देशों की शुरुआत हुई, उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐसे कहा जाता है कि नंबर 1 जो सबसे पुरानी है सभ्यता वो है मेसोपोटामियन सभ्यता। यानी क्या? यानी आज का जो सीरिया, टर्की, ईरान, वो जो प्रदेश है वो दुनिया का सबसे पहले सभ्यता था, ऐसे बोला जाता है। लेकिन उसके ही साथ ऑलमोस्ट जिस सभ्यता की शुरुआत हुई वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस सभ्यता के साथ क्या क्या था? तो इस सभ्यता के चाइना की भी सभ्यता थी, यूरोप की सभ्यता थी, इजिप्ट की सभ्यता थी, ऐसे कई सारी सभ्यता थी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता डेवलप थी, विकसित थी, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ इस किसी भी सभ्यता का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। यानी आज मैं बिल्कुल आपको उदाहरण ही भी नहीं दे सकता कि एक जगह अमेरिका है, जापान है और दूसरी जगह ये देश है, कंपैरिजन ही नहीं था। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं उस भारत में रहता हूं, भारत मेरा देश है इसलिए मुझे अभिमान है और मैं ऐसा बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। इसके सभी सबूत हमारे पास है। दोस्तों उन दिनों हम लोगों ने इस प्राचीन युग में जो कुछ बनाया है, आज हजारों सालों के बाद भी वो है, और उसके देख के पूरी दुनिया के लोग अचंभा करते हैं कि कैसे, किस तरह आपने ये बनाया, किस लेवल पे आपकी टेक्नोलॉजी थी, किस लेवल पे आपका नॉलेज था, किस लेवल पे आपके स्पेशलिटीज थे कि आपने इतनी सब चीजें बनाई हैं। अगर मैं सिर्फ सिंधु घाटी की बात करूं तो सिंधु घाटी में उस टाइम जब बहुत पहले, उस टाइम भी वहां वेट्स और मेजरमेंट्स थे। ये 1 किलो 2 किलो अभी आपको बहुत सिंपल सा लगेगा, लेकिन पूरे जमाने में ये ऐसा कुछ नहीं था। मेजरमेंट सेंटीमीटर, मीटर, ये जो किलोमीटर हम लोग बोलते हैं, ये उस टाइम में था। दोस्तों उस टाइम में जो उपकरण और जो शस्त्र थे खेतीबाड़ी करने के लिए, ये ऐसे प्रकार के शस्त्र, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे थी। कैसे कैसे जमीन रहेगी, किस तरह आप खेती करोगे, ये पूरा डिटेल्ड विकसित हो चुका था। यहां तक कि जो शहरें थी, इस शहरों में रोड और ड्रेनेज, आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो रोड के साथ ड्रेनेज होना पड़ता है, ये आप शहरों में देखोगे और आपको आम चीज लगती होगी। लेकिन उन दिनों, यानी आज भी अगर आप जाओगे और देखोगे सिंधु घाटी में, तो आपको दिखाई देगा कि कैसे प्रॉपरली वो बनाए हुए। और उन दिनों तो बाकी की दुनिया को, किसी को ये कंसेप्ट ही नहीं था कि ऐसे रोड के बाजू में ऐसे ड्रेनेज वगैरह करना चाहिए। हम लोग सब मिलके आज उस शौचालय की बात करते, सैनिटाइजेशन की बात करते, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रॉपर वेल प्लान्ड ऐसा अर्बन सैनिटाइजेशन सिस्टम उन दिनों हमारी सभ्यता में था, सिंधु घाटी में था। यानी ये बहुत 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 ज्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन की बात है जो किसी की जगह पे नहीं थी, जो सिर्फ सिंधु घाटी में थी। म्युनिसिपालिटी आज है ना, आज आपके यहाँ नगर निगम है, म्युनिसिपालिटी है, नगर पंचायत है, सब कुछ। उस दिन पर उन दिनों ऐसा काउंसिल था जो लोग पूरे आपके शहर के लोगों की जो जरूरत है उसका ख्याल रखते थे, और ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। दोस्तों फिर क्या बिजनेस करते थे?
ये लोग प्राचीन काल में अगर भारत इतना आगे बढ़ा था, इतना डेवलप था, इतना विकसित था, तो वो क्या करते थे कि जिसकी वजह से, कौन सा व्यापार करते कि जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा डेवलप था, विकसित था। तो दोस्तों ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है जो आज की तारीख में जो है और जो हमें दिखाई देती कि हाँ इस चीज का व्यापार किया। तो चीज की कौन सी थी जिसका उन्होंने व्यापार किया? वो थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, कृषि के ऐसी चीज है जो कुछ दिनों बाद हमें पता है जो इतने साल तक नहीं रहते, वो फिर से रिसाइकल होते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, एक ही चीज की वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया में सबसे विकसित, सबसे बढ़िया, सबसे आगे थी, और उसका कारण था कृषि। और इस कृषि को लेके पशुपालन और बाकी की सभी चीजें सिंधु घाटी की सभ्यता करती थी। इसी का प्रमाण करके वहां एनिमल हस्बेंड्री, आई मीन पशुपालन के लिए उन्होंने स्पेशल जो अरेंजमेंट किया है वो भी आज की तारीख में वहां मौजूद है। दोस्तों इसके बाद हमारे यहाँ भारत देश में ऐसे शहरों का निर्माण हुआ, ऐसे शहर है कि जो शहर है पूरी दुनिया में कहीं ऐसे कहीं नहीं, कंपैरिजन में नहीं, इतने डेवलप्ड, इतने विकसित हमारे शहर हुआ करते थे। और उस शहरों में सभी जगह, यानी जैसे जिस जिस तरह हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में देखा, वैसे ही उसके बहुत एडवांस स्ट्रक्चर वो हर शहरों में थे। दुनिया में सबसे जो बेस्ट एजुकेशन के क्या बोल सकते हैं उसे, पूरे एजुकेशन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, हिंदी में अभी मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया की भारत में थी। दोस्तों भारत के, और सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थी, तो यूनिवर्सिटीज के जो विषय थे, विषय सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन, सबसे ज्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ भारत में था। दोस्तों भारत में पढ़ने के लिए पूरे दुनिया से लोग आते थे। आज भारत के इस अमीरी के बारे में, इस संस्कृति के बारे में ये जिन्होंने लिख के रखा है ना, वो उन्होंने, उनके पास वो रिकॉर्ड है। चाइनीज यहाँ आके गए, यूरोपियन आके गए, उन्होंने लिख के रखा है कि भारत कितना समृद्ध था, कितना आगे था, कितना डेवलप था उनके कंपैरिजन में। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी रिकॉर्ड थे ये अंग्रेजों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, अंग्रेजों ने पूरी तरह से इनको मिटा दिया। अंग्रेजों ने कभी हमको बताया नहीं कि हम लोग इतने अच्छे थे। तो ये सभी रिकॉर्ड आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा, बाहर के लोग जो पढ़ के गए हमारे, उन्होंने लिखे हुए हैं भारत के बारे में। और इन दो शहरों में, भारत देश में दो शहरों में व्यापार भी इतना डेवलप था कि इसके लिए सभी चीजों का उन्होंने ख्याल रखा था। जो भी शहर आज भी आपको नजर आते हैं, अगर आपको लगता है कि कांचीवरम आज उस रेशम का या उस साड़ी के लिए जाना जाता है, माना जाता है और पूरी दुनिया में मशहूर, तो आज से नहीं, वो हजारों सालों से। अगर गुजरात में खंबा, तो वो जो पोर्ट है, बंदर है, वो व्यापार के लिए जाना जाता है, वो आज से नहीं, वो हजारों सालों से। केरला में कालीकत अगर मसालों के लिए प्रसिद्ध है, वो आज से नहीं, हजारों सालों से है। ये वो सेंटर्स है, ये आज भी इतने नहीं होंगे, उतने ज्यादा डेवलप्ड थे और उस चीजों के लिए डेवलप्ड थे। दोस्तों ये तो था प्राचीन भारत के बारे में। मिडियल यानी मध्ययुगीन भारत में क्या था? आपको ऐसा लगेगा कि मध्ययुगीन भारत में तो, आई मीन प्राचीन भारत में तो ज्यादा कंपटीशन, मुकाबला नहीं था, ज्यादा देश नहीं होंगे। लेकिन मध्ययुगीन भारत जो 5वीं सदी से 15वीं सदी तक है, तो इसमें तो कई सारे लोग, कई सारे देश आए होंगे। फिर भारत का वो जो स्थान था, वो जो पोजीशन थी, वो शायद अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार जो तो प्राचीन में था, वैसे ही बरकरार इन्होंने मध्ययुगीन भारत में रखा। वह यहां तक कि उससे भी ज्यादा बिजनेस, व्यापार के लिए काम अगर भारत ने कहीं किया होगा तो इस मध्ययुगीन में किया। पूरे इस 1000 सालों में हमारा जीडीपी हमेशा 30% के आगे ही रहा। पूरे दुनिया का 1/3 इतना इनकम हम लोग इस पूरे 1000 सालों में मध्ययुगीन भारत में तैयार करते थे। हम इतने अमीर, ये इस 1000 सालों में हमने इतना व्यापार किया कि सबसे ज्यादा सोने की जो मुद्राएं हमें दिखाई देती है, वो पूरी इस 1000 इस मध्ययुगीन भारत में तैयार हो। मुगलों ने की, बाकी के राजाओं ने की, लेकिन हमारा व्यापार ही इतना ज्यादा था कि बहुत ज्यादा सोना, बहुत सोने से लेके जो कुछ चीजें आज हमें दिखाई देती है,
वो इस चीज की वजह से हुई। लैंड सिस्टम, लैंड के बारे में, इस एग्रीकल्चर के बारे में, उसका सिस्टमैटिक, उसकी जो सिस्टम जो डेवलप हुई वो इस टाइम डेवलप हुई। दोस्तों उसका एक कारण ये था कि ये पूरा जो भारत था वो एक संघ ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में था, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो मराठा हो, या बाकी कोई दूसरे। उन्होंने एक पूरे देश में जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो इसकी वजह से क्या, और उन्होंने टैक्सेशन हो या बाकी कोई चीज हो उसको उन्होंने प्रॉपरली डेवलप किया, एक समान की। तो दो राज्यों के बीच में व्यापार करना बहुत आसान हो रहा था और उन्होंने आसान किया, उसके ऊपर ध्यान दिया। लेकिन एक चीज जिसकी वजह से मध्ययुगीन भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश बना, उसका एक ही कारण है, और वो है एग्रीकल्चर, वो है खेतीबाड़ी। दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान अगर इस पूरे 1000 सालों में वह तब के राजाओं ने, मुगलों ने दिया होगा तो वो सिर्फ एक ही था, और वो एग्रीकल्चर। उन्होंने भारत के एग्रीकल्चर को इतना बेहतर बनाया, टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर बनाई कि उन दिनों हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी खेतीबाड़ी की, वो दुनिया में सबसे ज्यादा थी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में बहुत सारी आबादी तब से है, ज्यादा आबादी हमेशा हमारे देश में रहती थी, लेकिन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम भी दुनिया का सबसे ज्यादा हमारा था। और वो था सिर्फ इसलिए कि मुगलों ने, इन सभी लोगों ने इन खेती के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इस खेती को लेके उन्होंने ऐसी डेवलप्ड सिस्टम बनाई, खेती के जो पूरी जो व्यवस्था बनाई, पद्धति, एसओपी हम लोग बोलते हैं, ये सब के उसका फायदा फिर ये अंग्रेजों ने लिया और अंग्रेजों ने खुद का फायदा करके लिया। दोस्तों हम इस मध्ययुगीन भारत में सबसे ज्यादा शहर है हमारे देश में थे, दुनिया में कहीं ज्यादा इतने लोग शहरों में नहीं रहते थे, इतने शहर भारत में थे। और ये शहर की जो लेवल थी, वो लेवल तो बाकी किसी भी कंट्री के साथ देख आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि सिर्फ खेतीबाड़ी में, कृषि में हम लोग आगे थे, तो ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल हब थे हम लोग। पूरी दुनिया का 25% जो इंडस्ट्रियल आउटपुट वो भारत से आता था। इतना इंपॉर्टेंट हम इंडस्ट्रीज में थे। और इसमें क्या था, तो ये पूरे जो मैन्युफैक्चर गुड्स, जो चीजें, जो व्यापार, जो सेक्टर उन दिनों थे, उस सेक्टर के सभी प्रोडक्ट्स और कैश क्रॉप्स ये दोनों थे। हम लोग टेक्सटाइल, स्टील और शिप बिल्डिंग यानी जहाज निर्माण, इन तीनों सेक्टर में दुनिया में नंबर 1 थे। टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल में, इस टेक्सटाइल के व्यापार में आज आप क्या देखोगे तो 80% जो कपड़ा है वो आता है वो क्रूड ऑयल से, वो बनता है रेयन, ये सब क्रूड ऑयल से आता है, मैनमेड फाइबर्स। और सिर्फ 20% है वो कॉटन, सिल्क, जूट से आता है। लेकिन उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था, उन दिनों सिर्फ ये था, और हम लोग दुनिया के लीडर थे, एक कॉटन, सिल्क, जूट, यार्न और थ्रेड्स में, और पूरी दुनिया को हम लोग सप्लाई करते थे। मसालों में भी वही हाल था, पूरे मसालों की मैक्सिमम बिजनेस भारत किया करता था। यहां तक कि ब्रिटिश और यूरोपियन जो लोग, जो फैशन उनका होता था, वहां के राजा और अमीर लोग जो पहनते थे, वो पूरे डिपेंडेंट थे हमारे सिल्क के ऊपर। यहाँ के मुगल लोग जो सिल्क बनाते थे, जो उसमें डिजाइन बनाते थे, वो डिजाइन को लेके वो वहां फैशन समझा जाता था, और वो यहाँ से इंपोर्ट करते थे। 90% ब्रिटिश का जो एशिया से जो इंपोर्ट था, 90% आता था सिर्फ भारत से। यानी जिस ब्रिटेन को हम लोगों ने इतना बड़ा बनाया, वो ब्रिटिश 90% हमसे इंपोर्ट करवाता था। डच यानी अभी का जो नीदरलैंड है ना, और डच लोग का तो 40%, तो जितना पूरा दुनिया का इंपोर्ट करते थे ना 40%, वो 40% तो सिर्फ बंगाल से आता था। यानी हमारे देश का सिर्फ जो बंगाल सूबा है उससे जाता था डच को। यानी ये सब डेवलप्ड, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, देश आज आप जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से हमारे सिर्फ इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो इतने पीछे थे कि कंपेयर रीजन भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये सब अलेक्जेंडर क्यों आया भारत, वो क्यों नहीं गया चाइना? ये अफगान, ये डच, ये पोर्चुगीज, ये ब्रिटिश, ये सभी लोग भारत ही क्यों आए? इतने ज्यादा आक्रमण भारत के ऊपर क्यों हुए? उसका कारण था दोस्तों, उन दिनों भारत एक्चुअली सोने की चिड़िया पूरी दुनिया में उसे कहते थे। जो हम लोग ने सुना है कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
दोस्तों ये एक्चुअली हकीकत थी। जो हम लोग कहते हैं कि सोने का धूर आता था, एक्चुअली इतना सोना भारत में था। भारत सभी चीजों में स्वयंपूर्ण था। भारत बाहर जब लोगों को कुछ देता था, एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था, तो सिर्फ सोना लेता था उनसे। तो सोचिए कि हम लोग उतने अमीर थे, इतना बड़ा व्यापार भारत देश करता था, और इसीलिए भारत को पूरे दुनिया में सोने की चिड़िया कहती थी। और ये पूरी चीज बदल गई अंग्रेजों के बाद। अंग्रेजों ने इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरी चीज को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी। अंग्रेज आए 17वें शतक में, और हमारी आजादी तक वो रहे। 400 साल ऑलमोस्ट उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, और इस देश को, इस महान देश को गुलाम बनाया। जीडीपी यानी ब्रिटेन का जीडीपी, जब ब्रिटेन यहाँ आए, यानी बाहर की जगह पे वो बहुत ज्यादा व्यापार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका जो जीडीपी था पूरी दुनिया का, वो सिर्फ 2% था। हम लोग बोलते हैं ना पूरी पूरी दुनिया में राज किया ब्रिटेन, उसका सिर्फ 2% जीडीपी था। और सिर्फ 19वें शतक के एंड तक ही उनका जीडीपी 4 गुना, 4.5 गुना बढ़ गया, और वो सिर्फ बना भारत की वजह से। दोस्तों, और हमारा देश जब 1700 में उनका जीडीपी 1/4 था, 25% था, वो जब इन्होंने देश छोड़ा, वो एकदम 4% से भी बहुत कम, 3-3.5% हो गया। दोस्तों, ये देश, ये ब्रिटिशों ने कैसे लूटा भारत को, कैसे भारत को इतनी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी से लेके एकदम एकदम बैकवर्ड, दुनिया के सबसे बैकवर्ड इकोनॉमी करके हमको उस टाइम में कहा जाता है। सबसे ज्यादा फेमाइंस, सबसे ज्यादा ये हमारे यहाँ हुए, भूखमरी हमारे यहाँ हुई। कैसे किया, क्या किया इस ब्रिटेन ने, ये ब्रिटिश लोगों ने। तो दोस्तों, पहले ब्रिटिशों को पहले भी लोग आते थे आक्रमण करने, क्योंकि भारत इतना इतना सब, इतना पैसा, सब कुछ था भारत के पास। तो क्या करते थे वो, तो वो अपनी सेना लेके आते, किसी राजा के साथ लड़ते, और उसको हरा के उसके पास जो भी सोना बिना जो कुछ मिलता था वो अपने घर लेके जाते थे। बस इतना ही करते थे। लेकिन क्या चीज थी, क्या चीज थी कि ये अंग्रेज 400 साल तक हमें लुट्टे 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 ही रह गए। बाकी के लोग क्या करते थे कि आते थे, लड़ाई करते थे, सोना लेते थे, निकल जाते थे। लेकिन इन 400 साल ये किया ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने, ये तो किया ही। लेकिन ऐसी क्या चीज थी कि 400 साल तक वो बार 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 हमें लुटते गए। तो आपको मालूम है क्या, कौन सा खजाना उन्होंने लूटा? कौन सा खजाना? तो ये वो खजाना है जो इस प्रकृति ने, इस धरती माँ ने भारत को हजारों सालों से दिया है। और उस खजाने का नाम है कृषि। उस खजाने का नाम है अपनी खेती बाड़ी। क्या किया अंग्रेजों ने, किस तरह से उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी, इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी बन गई। उन्होंने सिर्फ इस एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया, जो एग्रीकल्चर जिसकी वजह से हम लोग प्राचीन युग में भी इतने बड़े इकोनॉमी थे, मध्ययुगीन भारत में इतने बड़े इकोनॉमी थे, उसको ही, उसी खजानों को उन्होंने बार 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 लूटा, और हमें कंगाल बनाया, और खुद इतने रिच हो गए। क्योंकि जो अपनी अर्थव्यवस्था थी, जिस तरह से हम लोग कुछ काम करते करते थे, हमारी खेती करते थे, वो पूरी तरह से बर्बाद किया। उन्होंने भारत के सभी खेत को, सभी इस कृषि को इसके लिए इस्तेमाल किया कि ये सब रॉ मटेरियल बनाएगा। इनके यहाँ देश को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, खाने के लिए है कि नहीं, वो पूरा कुछ देखना नहीं। यहां से सिर्फ रॉ मटेरियल तैयार करने का, और वहां जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो फैक्ट्रियां बनी है ना, वहां रॉ मटेरियल देने। आपको क्या लगता है कि कैसा एक देश जहां बिल्कुल रॉ मटेरियल तैयारी नहीं होता, रॉ मटेरियल तैयारी नहीं होता, वो देश पूरी दुनिया में टेक्सटाइल में नंबर 1 देश बन जाता है। सबसे बड़ा व्यापार टेक्सटाइल का ब्रिटेन करते हैं, जहां रॉ मटेरियल बिल्कुल तैयार नहीं होता। मसालों का सबसे बड़ा व्यापार करते हैं, जहां मसाले तैयार नहीं होते। चाय का व्यापार करता है, मिडल का व्यापार करता है। कहां से आता है, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है रॉ मटेरियल। ये सब कुछ जो आया ना, ये सिर्फ और सिर्फ भारत से आया, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी वो ताकत बन गई। दोस्तों, इन्होंने पहले क्या किया, तो पूरे भारत को अपने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में लिया, यूनिफॉर्म करेंसी किए, यूनिफॉर्म सब टैक्सेशन किए, ताकि वो प्रॉपरली इसको लूट सके, ज्यादा से ज्यादा माल तैयार कर सके, ज्यादा से ज्यादा व्यापार तैयार कर सके। आपको क्या लगता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, ये रेल लाई उन्होंने, ये जो पोस्ट ऑफिस चालू की, वो क्यों चालू किया? हमारी भलाई के लिए चालू की। आपको क्या लगता है, ये मुंबई जो शहर है, वो मुंबई शहर था? बिल्कुल नहीं था मुंबई शहर। मुंबई शहर तो छोटे छोटे से बेट थे,
उसको प्रॉपर डो डाल के रेक्लेमेशन करके वो मट्टी बिट्टी सब डाल के उसको पूरा शहर बनाया मुंबई। क्यों? क्योंकि उस शहर को लग के बहुत सारे कॉटन, ये कपास तैयार करने वाले गुजरात महाराष्ट्र में एरियाज थे। जल्द से जल्द कैसे उन कपास को, कॉटन को लेके लाया जाए, वस्त्र तैयार करें, यहाँ जो मिल वगैरह लगी वो इसीलिए, और कैसे वो सब ब्रिटेन में चला जाएगा। और वो मुंबई पोर्ट ऐसा था कि उससे आसान था ये सब करना। तो वो इसलिए सब किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे देश की लूट करे। दोस्तों, हमारे देश के एक पितामह जिनको कहा जाता है, ऐसे बहुत बड़े समाज सुधारक थे जिनका नाम था दादाभाई नौरोजी। ये एशिया के एकमेव ऐसे पर्सन थे जो ब्रिटेन की संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य थे, चुन के आए थे। वह लंदन में थे। पूरी दुनिया में उन्होंने एक थियरी रखी और उस थियरी का नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। पूरी दुनिया को बताया उन्होंने कि ये जो अंग्रेज, ये जो इंग्लैंड, ये जो अभी इतना बड़ा देश बन गया, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो बन गई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटने की वजह से बनी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इस किताब में उन्होंने पूरी डिटेल लिखी है कि किस तरह से इन अंग्रेजों ने हमें पूरा लूटा और खुद इतने अमीर हो गए। और यही रिजल्ट हुआ फिर। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जिसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता था, वो दुनिया की सबसे बैकवर्ड इकोनॉमी बन गया। और ये किया सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने। और उन्होंने सिर्फ हमें ये 400 साल सिर्फ इस अर्थव्यवस्था का गुलाम नहीं बनाया, मानसिक भी गुलाम बन गया। आज भी जब हम लोग, उन्होंने ये सब चीज, यानी हमें प्रॉपरली मानसिक गुलाम बनाने के लिए जो भी ऐसे कुछ एविडेंस थे, जो भी ऐसी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से हमें पता चलता था कि हमारा जो पास्ट वो इतना गौरवशाली था, हम लोग इतने इस संस्कृति से है, कि पूरे उन्होंने मिटाने की कोशिश की। तो जब भी हम लोग देखते थे उन्होंने क्यों इतने किले जलाए, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले जलाए, किताबें जला दी, ग्रंथालय जला दे, पूरी उद्ध्वस्त किया, वो इसीलिए ताकि आपको नहीं पता चले कि आप कौन हो। दोस्तों, फिर आई आजादी, और उस आजादी के बाद कैसे व्यापार रहा, तो उस आजादी के बाद का जो पीरियड है उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो हिस्सा जो आजादी के बाद हमने जो उदारीकरण किया, व्यापार का उदारीकरण, वहां तक हम लोग बोल सकते हैं वो 1991 में हुआ, यानी 1947 से लेकर 1991 का एक। और उदारीकरण के बाद का जो हिस्सा है, जो अभी तक जो चालू है, उसको हम लोग दूसरा हिस्सा बोल सकते हैं। अब इस पहले हिस्से में क्या हुआ, तो पहले हिस्से में आजादी के बाद जो भी सरकारें आई, उन्होंने देखा कि हम लोग किसी को आने नहीं देंगे, यहाँ भारत में किसी को यहाँ बिजनेस करने नहीं देंगे, क्योंकि ये 400-450 साल अंग्रेजों ने जो हम पे किया, वो बिजनेस करने के लिए आए थे ना, अंग्रेज सरकार नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करके कंपनी आई थी कि जिन्होंने ये सब किया। तो बहुत ही प्रोटेक्टेड लेवल में बिजनेस का, व्यापार की शुरुआत हुई। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन देश ने बनाए। और क्या हुआ इसका नतीजा, कि इसके उस रेगुलेशन और रूल्स के चलते ये जो लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी, ये जो बाबू सिस्टम है, ये इतना भयंकर हो गया, बहुत ही ज्यादा। उसको आज भी हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं। अगर आपको अपनी जमीन का पेपर भी चाहिए, उस तलाटी के पास, पटवारी के पास क्या करना पड़ता है वो आपको पता है। तो ये बहुत ही भयंकर हुआ। लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भी बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का रोल हो और थोड़ा कम प्राइवेट को दे। बड़े जो कुछ करना है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के दे दें। तो इसलिए आप देखोगे कि 91 के पहले जो भी कंपनी भी आई थी, मारुति का एक अच्छा एग्जांपल, कि उसमें आधे से ज्यादा एक्चुअली गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी दोस्तों। लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए थी, जिस तरह से आबादी बढ़ रही थी, लोगों की जरूरतें बढ़ रही थी, और जितनी जितनी वस्तुओं का, खाद का, सब चीजों का निर्माण होना चाहिए था, वो निर्माण नहीं हो रहा था। जिस तरह से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। और बहुत ही स्लो ग्रोथ हमारे देश की शुरुआत हुई। यानी जो भी चीजें हमारे देश में बन सकती थी अदरवाइज, वो भी हम लोग बाहर से मंगवाने लगे। हमारा इंपोर्ट इतना बढ़ गया कि हमें बहुत उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में
यानी आयात निर्यात में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ और इतने ज्यादा पैसे हमें बाहर वालों को देने पड़ते थे। जो चीज हम लोग अपने देश में भी तैयार कर सकते थे उसके लिए भी हमें बाहर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर एक समय ऐसा आया, यानी बहुत दिन तक ये सब चलता रहा, और एक समय ऐसा है कि पूरी जो यंत्रणा थी, पूरी अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट हमारी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। एक ऐसा साल था 1991 कि जहां फरवरी में, हर साल फरवरी में बजट पेश होता है, वो बजट पेश ही नहीं कर पाए हम लोग। हमारी गवर्नमेंट बजट पेश नहीं कर पाई, और इसका ये जो न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई, और पूरी दुनिया में लगा कि अभी भारत तो पूरी तरह से अभी उभर के नहीं आएगा। इतनी बुरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था थी। हमारे पास जैसे किसी भी घर में होता है ना, हमारे पास अगर किसी चीज को बाहर से मंगवाना है तो सिर्फ 3 हफ्ते हम लोग उनको पैसे दे सकते, इतने ही पैसे थे। तो ऐसा समझे आपका घर है और आपके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ आगे के 3 हफ्ते आप खा सकते हो, इतना ही आपके घर में बचा है। ऐसी परिस्थिति भारत की हुई थी, हमारी ऐसी परिस्थिति थी। और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे थे, कोई भी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, किसी ने हमको मदद नहीं की। जैसे मैंने कहा कि हमने बजट भी पेश नहीं किया, कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो कोई भी खड़ा नहीं रहा। उनको लगा कि हम लोग अगर भारत को पैसे देंगे, कुछ भी मदद करेंगे, तो ये पूरा पानी में जाने वाला है। वैसे ही ना, जैसे हमारे घर में भी होता है, आपके घर में कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि कोई आपको मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, इसको ये तो इतनी बुरी तरह से कंगाल है कि इसको जो भी पैसा देना है वो सब जाना है। इतनी परिस्थिति गंभीर हो गई कि जिस तरह से हम अपने घर का सोना गिरवी रखते हैं और पैसे मांग लेते हैं, हमने अपने राष्ट्र का जो कुछ सोना था वो लंदन के बैंक में गिरवी रखा। सोचिए, एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया करके कहा जाता था, जहां हर कोने में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सोना था, उस देश को अपना सोना जो कुछ था रिजर्व बैंक में वो गिरवी रखना पड़ा और पैसे लाने पड़े। पूरी वो गवर्नमेंट वगैरह कोलैप्स हो गई थी। और फिर इस टाइम में आ गए ये दोनों, तब के जो पंतप्रधान थे PV नरसिंह राव, और उनके जो अर्थ मंत्री थे मनमोहन सिंह। इन दोनों ने आके बहुत ही बोल्ड, बहुत ही अच्छे ऐसे डिसीजन लिए कि जिसके वजह से फिर ये पूरी इस चीजों से बाहर को उन्होंने देश को निकाला, नहीं तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में हम लोग थे। लेकिन क्या था निर्णय वही था, उदारीकरण, जागतिकीकरण और खासगीकरण। निर्णय यही था कि अगर आपको देश में किसी को बिजनेस करना है तो आओ, सभी लोग आ जाओ और आप यहाँ देश में बिजनेस करो। और जो भी रेड टेपिज्म था, जो भी कुछ उसमें ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट ऐसे लॉस था, ऐसे लाइसेंस राज था, वो पूरी तरह से उन्होंने कम किया। और इस तरह से फिर शुरुआत हुई बाकी के सभी लोगों को यहाँ आके बिजनेस करने की। तो दोस्तों देखिए, तो इस तरह से भारत की इकोनॉमी फिर से एक बार सभी प्राइवेट, सभी देशों के लिए, बाकी सब चीजों के लिए ओपन हो गई। अब इसको कोई भी आ सकता था और हमारे देश में बिजनेस कर सकता था। तो क्या हुआ इसका परिणाम? हमने ये जो उदारीकरण किया, खासगीकरण किया, जागतिकीकरण किया, क्या हुआ? हम लोगों ने जब इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खोल दी, तो क्या उसकी वजह से हमारे देश का अच्छा हुआ? क्या उसकी वजह से हमारे ये जो किसान है उनकी इनकम बढ़ गई, हमारे लोगों की इनकम बढ़ गई, हमारा GDP बढ़ गया? क्या हम लोग फिर से उस जगह पे गए जहां हम लोग थे? आज क्या परिस्थिति है? क्या ऐसे हुआ कि जब उस टाइम एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अभी उसके बाद बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई? तो क्या है आज की तारीख में? आज की तारीख में इतनी सारी एक ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर हम लोग इतने परेशान थे, तो क्या बहुत सारी ईस्ट कंपनी भारत में आ चुकी है? क्या वो आज भी हमको गुलाम बना रही है? क्या है आज की भारत की परिस्थिति? क्या है भारत का व्यापार? क्या है भारत का निर्यात आयात? क्या चीज है? कितना पैसा भारत कमाता है? क्या चीज है जो भारत को करनी चाहिए, लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स है जो भारत का ज्यादा निर्माण करता है? हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, ये हम सब देखेंगे। और अगर आर्थिक स्थिति ऐसी है, अगर आर्थिक स्थिति वो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, तो कौन है जो इसको बचाएगा? इस सब को हम लोग देखेंगे अगले शुक्रवार। अगले शुक्रवार हम लोग देखेंगे आज की भारत की व्यापार की स्थिति क्या है,
आयात क्या है, निर्यात क्या है, और किस तरह हम लोग आने वाले दिनों में भारत का भविष्य देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। हर एक शुक्रवार एक अलग अलग टॉपिक और उससे रिलेटेड एमसीएल और एमसीएल स्टेक होल्डर्स, एमसीएल बिजनेस मॉडल का रिलेशन हमारे लिए हर शुक्रवार अभी एक इट हैज बिकम अ यूनिवर्सिटी लेक्चर and understanding the system differently. Yes, this was a awesome lecture one more time by Dr. Shyam Golab sir. So good morning MCL, good morning MCL परिवार। आज आपने सुना श्याम सर को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जिसका नाम सुन के ही लोग लेक्चर बंद करते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को आज श्याम सर ने एक अलग से समझाया और बताया कि सारे सिस्टम में एमसीएल कैसे आगे बढ़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। आपका जो अप्रोच है वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी यंत्रणा में। हमारे लोग एजुकेटेड और लिटरेट होने चाहिए। पुस्तकी ज्ञान से आगे जाके जो नॉलेज है वो अप्लाइड नॉलेज कैटेगरी का होना चाहिए। और आज शायद आपने ये बीड़ा उठाया है एमसीएल में कि सब चीजों को, ना कि एमसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर एमसीएल के एक फार्मर स्टेक होल्डर तक भी ये बात कैसे पहुंचे, इसके लिए आप जो रात दिन कष्ट कर रहे हो वो काबिले तारीफ है। और आने वाला समय ये सारे लेक्चर्स को एक अलग धरोहर के रूप में संजो के रखेगा। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम फॉर एनलाइटिंग अस विद द स्टोरी ऑफ अग्रवाल सर। यस, इस स्टोरी ने हमें बता दिया है कि कुछ भी हो जाए हम एथिकली स्ट्रांग रहेंगे। यस, एमसीएल is dying to become the ethically cultured organization। इसके लिए शायद हम जो भी कीमत है वो चुकाने को तैयार है, बट हम कभी हमारे एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यस, तो ये आज का शुक्रवार इस तरह से एथिकली स्ट्रांग था, एजुकेशनली और एकेडमिकली भी क्वालिफाइड तरीके का था। और इस दोनों बातों के लिए हमारे श्याम गोलब सर और हमारी प्राची मैडम, हम दोनों का बहुत 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 शुक्रगुजार है। यस, नए साल का ये एक पावरफुल पावर पैक्ड सेशन था। और नए साल में जो फर्स्ट सेशन में हमने बात की वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड द इकोनॉमी की बात की। तो यस, हम एमसीएल में इकोनॉमी की बात करेंगे और इकोनॉमी में जो आपके सामने पिक्चर दिखा रहा है उस केंद्र बिंदु, उस इकोनॉमिक केंद्र बिंदु ये फार्मर होगा, सही मायने में होगा। ये बार बार एमसीएल के प्लेटफॉर्म पे श्याम गोलब सर हम सबको समझा रहे हैं। थैंक्स अगेन फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक्स अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेशन, थैंक्स अगेन ऑल द एमसीएल स्टेक होल्डर्स, all the MCL MVP owners, MBS, MPO owners, MPO members, BDAs, senior BDAs, prime BDAs, and all the well-wishers of MCL across the nation, and the most importantly, all the farmers who are taking efforts to have a strong faith and keeping themselves united on this platform of MCL. Thank you very much. और मैं सबको और एक बार शुक्रिया अदा करूंगा। और पहली बार श्याम सर ने बताया है अगले सेशन में क्या होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को अपने लोगों तक पहुंचाए और लोगों को बताएं कि हम किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। थैंक्स अगेन। तो मैं और एक बार कहूंगा कि यस, ये आज भी सिद्ध हो गया है कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Lavesh sir, and it was wonderful session by Dr. Shyam sir. दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि आप कृपया इस चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमें शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं प्राची मैडम का, जिन्होंने फिर एक बार हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई और जिसमें से अगर आज की सीख हमें लेनी चाहिए तो वो ये है कि हम सभी यहाँ पर जो है वो एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जिम्मेदारी लेता है, उसे कोई जिम्मेदारी देता नहीं।
और जी हाँ दोस्तों, हमने जिम्मेदारी ली है हमारे गांव की, हमारे तालुका की, हमारे राज्य की, हमारे देश की, और उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फिर एक बार डॉक्टर श्याम सर का, जिन्होंने हमें ये चीजें बहुत ही बखूबी बताई है कि हजारों साल से जो हमारी संस्कृति, हमारा देश जो सबसे अमीर हुआ करता था, जो सभी चीजों में प्रगतिशील था, प्रगत था, वो देश पिछले 400 सालों में किस प्रकार से रसातल को पहुंच चुका है और उसके कारण क्या है ये भी हमने जाने। लेकिन साथ ही साथ जो बात हमें श्याम सर ने बताई है कि आने वाला जो भविष्य है वो हमारा होगा, हम इतिहास को बदल देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में एमसीएल के रास्ते हम जो कुछ भी पीछे घट चुका है उसे मिटाकर हम नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। तो थैंक यू वेरी मच। और फिर एक बार मैं आप सभी एमपीओ, एमबीएस, प्राइम मीडिया, बीडीए, एमबीपी, चैनल पार्टनर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सभी स्टेक होल्डर्स का दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। 2022 साल की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और फिर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से हर शुक्रवार इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते रहे ताकि हमें हमारा रोड मैप क्लियर होते रहे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने परिवार का, एमसीएल परिवार का सेहत का ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, ये घोषणा करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।